वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ 10th दिसंबर एंड वी विल डिस्कस टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। एंड जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट कंटेंट? द पहली न्यूज़ ऑब्वियसली इट्स रिगार्डिंग द फार्मर प्रोटेस्ट। एंड इन फार्मर प्रोटेस्ट जो किसान और सरकार के बीच में बातचीत थी, इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट। मतलब एक जगह आके रुक गई है क्योंकि किसान अपनी जो डिमांड है उस पे अड़े हुए हैं कि तीनों बिल को पास किया जाए। एंड सरकार का ये कहना है कि जो इन बिल्स में जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं, वो एड्रेस करने के लिए रेडी है। किसी सरकार ने ये कह दिया है कि कोई भी बिल कंप्लीटली ख़राब नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी लाइन में या किसी भी सेक्शंस में, तो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रेडी टू अमेंड। और सेंटर ने अपनी तरफ से कई अमेंडमेंट भी सुझाए हैं जो कि हमने इस चैनल पे कई बार बात भी किया है। तो दैट्स द न्यूज़ रिगार्डिंग द फार्मर प्रोटेस्ट। एक न्यूज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग वाईफाई। यूनियन कैबिनेट ने ये कहा है कि पूरे इंडिया में वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाने की बात कही है। और ये पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए जाएंगे जिससे द्वारा जो यूज़र है, कंज्यूमर है, वो वाईफाई का इस्तेमाल करके जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर पाए। फॉर एग्जांपल, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, एजुकेशन के लिए यूज़ हो या ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए हो, तो जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे वो वाईफाई के से करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे 5G के बारे में कि 5G जो टेक्नोलॉजी है अपकमिंग, वो क्या टेक्नोलॉजी है और उसमें क्या अपडेट होने वाला है। तो मैंने आपको यही बताया था कि 5G आने से जो इंटरनेट स्पीड है बहुत फास्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप एक राउटर का इस्तेमाल करेंगे, 5G आपकी टेक्नोलॉजी होगी और उसके कई लोग उससे कनेक्ट होंगे और सबको ही फास्ट स्पीड मिलेगी अगर वो डिवाइड होने के बाद में भी। सो वो एक टेलीकॉम रेवोल्यूशन होने जा रहा है जब भी वो 5G आएगा, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल में। और उसके बाद एक ये नया आया है वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, पब्लिक डेटा ऑफिसेस बनेंगे या पीडीओ जिसे बोलते हैं। तो वो पीडीओ क्या होगा, वो कोई भी किराने की दुकान या पान की दुकान वो पीडीओ बन सकती है। तो आप वहाँ पे हैं तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है पीएम वानी प्रोजेक्ट, ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। सो ये पीएम वानी प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया जा रहा है। और इसमें जो होगा ये होगा कि पीडीओ को आप समझ सकते हैं एक पीसीओ या साइबर कैफ़े की तरह आप समझ लीजिए, जो कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट को इस्टेब्लिश करेंगे, मेंटेन करेंगे और ऑपरेट करेंगे, और वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अभी एक क्वेश्चन इसमें ये है कि ये जो ट्राई है, व्हाट इज़ ट्राई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था मेंस का आपका, वही मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 5G से क्या 5G क्या है, क्या उसके जो अगर उसको लागू करना है तो क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे 5G के, एंड देन उसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं। तो ये मैंने इन 4 पॉइंट्स पे एक मेंस का क्वेश्चन आई हैड आस्क यू 250 वर्ड्स में लिखना था आपको। तो आप इसको ज़रूर करिए क्योंकि ये बहुत ही अपकमिंग है। एंड देन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी तो देन उसमें रेगुलेटर्स की बात आती है। तो ट्राई जो है एक रेगुलेटर के रूप में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ बेसिक विच आई हैव टोल्ड यू। नाउ डिटेल में आप जाइए और ये बताइए कि कमेंट्स में कि व्हाट इज़ ट्राई और क्या ये रोल प्ले करता है। तो आपको मालूम चलेगा कि स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन से लेके टेलीकॉम में क्या टैरिफ है, अगर चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, कंपटीशन क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है ट्राई। हम सुनते रहते हैं बट मैं चाहूँगा कि यू जस्ट गो एंड फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड राइट इनटू द कमेंट्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पीएम वानी प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द कोरोना। सो कोरोना से वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, हमने काफ़ी बात किया है कि वैक्सीन ऑलमोस्ट आने वाली है और यूके में और बहरीन में ये अप्रूव भी हो चुकी है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो इंडिया की होममेड वैक्सीन्स हैं, चाहे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है कोविशील्ड और भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन, इनको होल्ड पे रखा गया। इन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए, मतलब इमरजेंसी में ऑथराइज किया जाए जिससे कि लोगों को दिया जाए, उसके लिए अप्लाई किया था। तो इसको होल्ड पे डाला है
एंड सेफ्टी डेटा, सेफ्टी के बारे में इनसे पूछा है कि आपके क्या डेटा है, सेफ्टी डेटा क्या है, रिसर्च डेटा से के बारे में पूछा है, सो दैट गवर्नमेंट कम्प्लीटली ये हो जाए कि ये बिल्कुल ही सेफ़ है। बार बार ये कोरोना के बारे में आ रहा है, तो आपको याद रहे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है वो कोविशील्ड है, और भारत बायोटेक की कौन सी वैक्सीन है, वो है कोवैक्सीन। तो ये कॉम्बिनेशंस को यू शुड रिमेंबर दिस कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग हिस्ट्री। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पे कुछ फाइंडिंग हुई है। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है इंडस वैली साइट है राखी घरी में, हरियाणा। राखी घरी ये है, वहाँ पे एक जो ये इमेज है वहाँ की है। तो राखी घरी साइट, ये आपको याद रहे कि इंडस वैली साइट है। एंड न्यू स्टडी में ये हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कैटल एंड बिफलो मीट इन सेरामिक वेसल डेटिंग बैकिंग 4600 साल पुराना 7 इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में वो पाया गया है। कहाँ कहाँ पे? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो अगर यूपीएससी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कई बार ये क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आ जाता है। तो इस पे आपको ध्यान रहे क्या क्या चीज़ें की फाइंडिंग हुई है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर का या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से कभी भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया, ये अपने नोट्स में आप डाल दीजिएगा, एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम यू कैन रिवाइज क्या क्या फाइंडिंग थी यहाँ पे। रेस्ट ऑफ द न्यूज़ मैक्सिमम ये उससे रिलेटेड है, प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। तो वो वीडियोस ऑलरेडी हैं इसमें। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फार्मर जो एग्रीकल्चर लॉ है वो क्या है, और क्या क्या उसमें मेजर प्रोविजंस हैं, और लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें सुझाव और बेहतर हम कर सकते हैं। ओके, now this is we will move to editorial and we'll take up the first article. Now the first article is regarding environment versus development. इस डिबेट को समझना ज़रूरी है। एक तरफ है डेवलपमेंट आपको करना है, और दूसरी तरफ आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, उनको भी एनवायरनमेंट उसी शेप में मिले जिस शेप में आपको मिला था या आपके पहले मिला था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप ये समझिए कि एक ये न्यूज़ है इस रिगार्डिंग चेन्नई सलेम एक प्रोजेक्ट है, एक रोडवेज प्रोजेक्ट है, ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट है। उसमें ये था कि जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे हाईवे बनाना चाहती थी, बट वहाँ पे एग्रीकल्चरल कंसर्न थे। तो हाई कोर्ट में केस गया, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जब आप लैंड ले रहे हैं तभी आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी लेना है। देन दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है आप लैंड एक्वायर कर लीजिए, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे पहले आपके सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको मिल जाने चाहिए। तो उसके ऊपर है राइटर का ये आर्टिकल लिखा है। बट मेजर ये है, व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग? मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के पे एनवायरमेंटल जो लॉज हैं, कई डिफरेंट एनवायरमेंटल लॉज आर देयर, उनकी क्लियरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा था। नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू, कमेंट्स में आप लिखिए व्हाट इज़ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, और इसका जो गठन था वो क्यों हुआ है। तो कई लोगों ने इसका आंसर भी दिया था, लेकिन आप शायद समझ नहीं पाए थे कि होता क्या है एग्जैक्टली, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एनजीटी अगर एक जगह भी अगर ये लगा देगा, अगर उस पर आपत्ति लगा देगा, तो यू कांट गो अहेड विथ योर प्रोजेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज़, फॉर टुडेज क्वेश्चन इज़, कौन कौन से एनवायरमेंटल लॉज हैं, कौन कौन से एनवायरमेंटल लॉज हैं जो कि डेवलपमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके के लिए क्लियरेंस आवश्यक है। तो आपके फॉरेस्ट एक्ट है, एनवायरमेंटल एक्ट है 1986 का है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स एक्ट है, जब कोस्टल एरिया की बात होती है, तो इसमें कई बने हुए हैं। तो आज हम इस पे ही करेंगे। कमेंट्स में आप ये लिखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग एनवायरमेंटल एक्ट हैं या कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट्स हैं जो कि किसी भी डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आइलैंड है, मान लीजिए कि अगर आप मुंबई के पास जहाँ पे शीशोर है वहाँ के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो कौन से एक्ट्स उसमें आ सकते हैं, उसके एम्बिट में आ सकते हैं। तो वो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बने हुए हैं, तो आप उसको देखिएगा और लिखिए कमेंट्स में। सिमिलरली अगर आप फॉरेस्ट एरिया के आसपास अगर आप बना रहे हैं, तो मान लीजिए जिम कॉर्बेट के पास कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं, तो कौन से एक्ट्स प्ले में आ सकते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने बना दिया और फिर वो इलीगल बाद में डिक्लेयर हो गया, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो एज अ जानकार सिटीजन आप इसको करिए। इसको हमने कई बार डिस्कस भी किया है इस चैनल पे।
तो मैं चाहूँगा कि वो एक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करिए। कुछ एक्ट्स मैंने बार बार बता भी रहा हूँ आपको, उसी लाइन्स में आपको देखना है, एंड देन यू हैव टू राइट इन टू द कमेंट्स। एंड जस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें वी हैव टू बैलेंस डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट वी हैव टू लुक फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जब जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वी हैव टू केटर फॉर द पॉपुलेशन। तो आप डेवलपमेंट को जब भी अगर ये क्वेश्चंस आता है तो आपको ये ध्यान रहे कि आप डेवलपमेंट बिल्कुल तरीके से बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, रोड्स नहीं बनाओगे, स्कूल्स नहीं बनाओगे, हॉस्पिटल्स नहीं बनाओगे, तो फिर जो लोग हैं वो तो वैसे ही मर जाएंगे। मतलब एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज या ख़राब हवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना फैसिलिटीज़ के ही पीपल विल डाई। तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप बंद कर दो। नाउ नेक्स्ट क्या है, और जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो लैंड तो आपको नया ढूंढना पड़ेगा, और नया लैंड कहाँ मिलेगा? नया लैंड तो आपको जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है या यहाँ पे जहाँ ग्रीन फील्ड एरियाज़ हैं उन्हीं को काट के आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह तो लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ऑलरेडी इतने इंडिया की 1.3 जो बिलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही है, तो अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नई चीज़ों के लिए आपको ऐसे एरियाज़ में जाना पड़ेगा। और ये भी आपको ध्यान है कि जो जिन एरिया में ऑलरेडी अभी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वो भी कभी जंगल ही थे, उन जंगल्स को हटा के ही उनको वो किया गया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आपका एक व्यू पॉइंट होना चाहिए, दिस इज़ वेरी, एक व्यू आपका होना चाहिए, क्योंकि मेंस का भी क्वेश्चन ये हो सकता है। तो इसको आप लिखिए शॉर्ट वर्ड्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, हाउ टू बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप सोचिएगा क्या आप और पॉइंट्स ला सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप ज़रूर लिखिए कि हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस, किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए डेवलपमेंट के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, एनवायरनमेंट भी ना ख़राब हो और डेवलपमेंट भी होता रहे। तो ये आप ज़रूर इसको लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है एंड सीरीज़ चल रही है, क्रिकेट सीरीज़, तो उसके बारे में है। तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1947-48 में पहला सीज़न शुरू हुआ था, टूर शुरू हुआ था। लाला अमरनाथ वहाँ पे कैप्टन थे। वहाँ के बाद पहली लेकिन जो मेडन टेस्ट सीरीज़ विक्ट्री हुई वो 2018-19 में हुई है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। 47-48 से टूर हुआ था पहला ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन जीत कब मिली? ऑलमोस्ट इतने सालों बाद जाके 2018-2019 में पहली जीत मिली थी, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ विक्ट्री हुई थी। तो इतनी काम की चीज़ है इसमें। नॉट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये आर्टिकल है, ये लिखा है एम के नारायणन, ये पुराने गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। तो इन्होंने जो लिखा है वो पूरा लिखा है जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स अपने लिखे हैं। तो उसमें वो कई चीज़ें गिना रहे हैं कि जो कि प्रॉब्लमेटिक है, किस तरीके से प्रॉब्लम है इंडिया की डेमोक्रेसी में। तो उन्होंने दिया है इंटरनेशनल रिलेशन पे एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के जो हैं, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वो ख़राब है, वो ख़राब हुए हैं। उसके साथ ही साथ ये दिया है कि चाहे सीए हो, डीमोनेटाइजेशन हो, 370 हो, 35A हो, वो सब प्रॉब्लम है। और उसके अलावा फिर कई इश्यूज ऐसे गिनाए हैं, बट आई विल नॉट टेक दिस, क्योंकि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी अगर एक साइड का, मैंने पहले ही बताया कि जब भी एक साइड की बात आप सुने तो उसके जो काउंटर है इस केस में, चूँकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो जब तक गवर्नमेंट के पॉइंट हमारे पास ना हो तो हम वी कैन नॉट जज। और जज जब भी करना है तो बैलेंसिंग हमें करना है कि गवर्नमेंट के भी पॉइंट्स लेने हैं और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो भी पॉइंट्स लेने हैं। दोनों को आंसर्स में लिखना है, बैलेंस करके आंसर्स लिखना है कभी भी। सो जनरल चीज़ें हैं। सो विल नॉट गो इनटू दिस मच इनटू दिस पॉलिटिक्स थिंग्स, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट है वो अपनी चीज़ों को बिल्कुल सही ठहराएगी और जो अपोजिशन है उसमें सारी गलत करेंगे। बट हमें ये देखना है कि उसका फ़ायदा कितने लोगों को मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे एक ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है माल न्यूट्रिशन के ऊपर। सो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्या फ़ायदा मिला है कोई भी प्रोजेक्ट से। इसमें एक प्रोजेक्ट की बात की गई है, पोषण अभियान। पोषण अभियान एक प्रोजेक्ट है जो कि शुरू किया गया था 2018 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और क्या था, ये न्यूट्रिशन के ऊपर था कि जो बच्चे होते हैं छोटे,
उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, मतलब प्रॉपर टाइप का खाना मिले, न्यूट्रिशन मिले, जिससे कि उनका ग्रोथ हो, मतलब लंबाई बढ़नी है तो लंबाई बढ़े, स्ट्रांग होने हैं तो स्ट्रांग हो, क्योंकि बच्चों को अगर सही टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, सही खाना नहीं मिलेगा और सभी वैरायटी नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल दाल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हाइट ग्रोथ, और कैल्शियम नहीं मिलेगा तो जो बोन्स है वो वीक रह जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड अभियान था ये पोषण अभियान 2018 का, तो उसी के बारे में बात किया है। और उसमें व्हाट एल्स दे हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन डेटा, कि उसके क्या क्या डेटा रहे हैं और क्या क्या इसमें चैलेंजेस रहे हैं इसमें। सो राइटर इज सेइंग बेसिकली कोरोना के टाइम पे देर इज़ अ चैलेंज, जो न्यूट्रिशन है वो सही टाइम से मिले बच्चों को, दैट इज़ अ चैलेंज। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, क्योंकि ये आंगनवाड़ी के पास रहता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स मिड डे मील्स वगैरह सब देते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी टाइमली बच्चों को मिले। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जैसे बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन तक ये न्यूट्रिशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो छोटे रह जाएंगे, स्टंटिंग जिसे बोलते हैं। और स्टंटेड ग्रोथ क्या होता है, टू शॉर्ट, मतलब हाइट में छोटे रह जाते हैं। और फिर दूसरा क्या है, वेस्टेड, बहुत पतले रह जाते हैं। तो ये सब होते हैं क्यों, किसकी वजह से होते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स है, और टेक्निकल टर्म्स है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार कहीं भी पूछा जा सकता है, स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है। ओके, और ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है कि इंडिया में ऑलरेडी कई इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, और साथ ही साथ मिड डे मील प्रोग्राम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और ये होता है। और उसके साथ इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया को ये इंश्योर करना है कि इसमें हर एक बच्चा और हर एक माँ वो कवर होनी चाहिए, और 12 महीने का पोषण माह होना चाहिए, न्यूट्रिशन माह, और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग से लेके टेक होम राशंस मिलना चाहिए पूरे 1 साल तक। तो ये पोषण अभियान के हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा पोषण अभियान में और भी आप पढ़ो, बेसिक बताया मैंने, लेकिन बाकी भी चीज़ें कुछ बताई। और बाकी बात किया है इसके बारे में, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से बाल विवाह, मतलब जो छोटी एज में लड़कियों की शादी कर देना, माँ बन जाना, स्कूल से निकाल देना, और डिलीवरी जब होती है, प्रेगनेंसी के टाइम डिलीवरी जब होती है वो ठीक जगह पे ना होना, तो ये सब और चैलेंजेस हैं जो कि गांव में लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख लेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है इसमें, सो ये आपको हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक तरीके से पूरे गांव में और बच्चों में जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उसके बारे में बात किया है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया है, तो कहीं भी ऐसे में या कहीं पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओके, ये आर्टिकल है इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो इसमें एक और आर्टिकल ऐसा ही पहले भी आया था, तो हमने 2-3 दिन पहले बात किया था। ये क्या कह रहे हैं, ये आर्टिकल में बेसिकली ये राइटर इज सेइंग कि जो हमारा इकोनॉमिक डेटा है कि 23.9% पहले हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था गिरी थी या इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, एंड देन इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर इट कॉन्ट्रैक्टेड ओनली 7.5%। तो इतना ज़्यादा कैसे ग्रोथ हो गया, मतलब 24% से सीधा 7.5% पे आ गया। तो राइटर इज सेइंग कि जो डेटा कैलकुलेशन का तरीका है वो गलत है, मतलब इन रियलिटी हमारी इकोनॉमी इतनी इंप्रूव नहीं की है, बट जिस तरीके से डेटा को हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जैसे जीडीपी कैलकुलेट करना है तो उसका स्टैटिस्टिक्स है, वो स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर्स हैं, वो नंबर्स को जोड़ना है तो आपको वो डेटा मिलेगा। सो राइटर का ये कहना है कि इकोनॉमी जीडीपी कैलकुलेट करने का जो तरीका है इस बार वो थोड़ा गलत है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी में सुधार दिख रहा है, लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड पे या ज़मीन पे इकोनॉमी नहीं इतनी सुधरी है। तो वो क्या कारण दे रहे हैं, कारण वो कई बता रहे हैं, कारण वो बताते हैं कि जो सरकार का डेटा है, सरकार ने उसमें खुद कहा है कि जो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कुछ जगहों से जो आंकड़े आने थे, जो डेटा आना था वो नहीं मिला, इसकी वजह से अदर सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। नाउ ये क्या है, दिस इज़ रिगार्डिंग अनऑर्गेनाइज वर्सेस ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे कि हर चीज़ का लिखा पढ़ी है, हर चीज़ को राइटिंग में है, हर चीज़ है।
और अनऑर्गेनाइज हैं जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें इन राइटिंग नहीं है, जैसे कि फ्री लेबर हो गए, चलते फिरते लेबर का इस्तेमाल हो गया। तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। खेती में कितने लोग लगे हुए हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में का भी पार्ट है। छोटे मोटे नौकरियां हो गई। तो हुआ ये है कि जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसका डेटा नहीं मिला है, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा को ही एक्स्ट्रापोलेट करके जीडीपी कैलकुलेट की गई है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में राइटर ये कहते हैं कि सच्चाई ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ज़्यादा हिट हुआ है। मतलब जो घरेलू काम थे, दैनिक काम थे, दिहाड़ी वाले जो मजदूर थे, डेली वेजर्स जो थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हुई है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जब डेटा नहीं आया तो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए जीडीपी इज़ लुकिंग गुड। और उसके अलावा फिर और एक दो पॉइंट्स बता रहे हैं, एक दो पॉइंट्स ही इज सेइंग। एग्जाम्पल दिया है जैसे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें रिकवरी 70 to 80% हुई है, तो उसका डेटा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 20 to 30% ही नॉर्मलसी आई है, तो वो कैप्चर नहीं हो रहा है। और दूसरी एक बात ये कहते हैं कि जो इस्तेमाल किया गया है किन चीज़ों पे बेस किया है, तो गवर्नमेंट ने बेस किया है अभी जो कैलकुलेट करने के लिए जो कितना ट्रैफिक चल रहा है रोडों पे, कितना माल जो है ट्रकें जो सामान लेके जाती है, फ्राइट ट्रैफिक जिसे बोलते हैं, उसको कैलकुलेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कैलकुलेट किया, जीएसटी कलेक्शन को, और कोर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसको कैलकुलेट करके इकोनॉमी में ये जीडीपी में इंक्लूड किया गया है। So these are the parts which government has included, but government has not excluded the unorganized sector. तो basically इनका argument पूरा यही था based on that. But ठीक है, we will take this up क्योंकि obviously कोरोना में कई sectors impact हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट उनका डेटा हमारे पास नहीं है। एंड इट मे बी पॉसिबल जो इतना ग्रोथ हम दिखा रहे हैं कि सीधा 24% गिरावट से 7.5 पे गिरावट पे आ गए, तो हो सकता है कि उसमें कुछ वेरिएशंस हो। बट देन अगेन वी हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट डेटा। जब तक गवर्नमेंट का डेटा ना आए तो वी कैन राइट दिस। तो कहीं पे अगर ये क्वेश्चंस आता है तो आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो क्रिटिसिज्म है इट्स बेस्ड ऑन व्हाट, तो दैट आई हैव टोल्ड यू, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। एंड बट एंडिंग आपको ऐसे यही करना है कि गवर्नमेंट का डेटा जरूर लिखना है उसमें, बट गवर्नमेंट इज सेइंग दिस एंड दे मे बी अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट हैज कैलकुलेटेड एंड व्हाट अदर experts are saying, but unless we get the data from the government agencies we cannot really comment on this. ठीक है, so that's regarding the economics. Now this is regarding Venezuela के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, and Venezuela is in the news again, और इसके बारे में एक आर्टिकल भी है। तो क्या था, हमें मालूम है कि वेनेजुएला में इलेक्शंस हुआ, लोकल वहाँ के इलेक्शंस थे, और उसमें जो रूलिंग पार्टी थी उसी को जीत मिली है, उसमें जो वहाँ के हेड थे वही जीते हैं। तो और तो ये पूरा आर्टिकल है, इट्स रिगार्डिंग कैसे वेनेजुएला में, बेसिकली दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से दैट यूएस इज इंटरफियरिंग इनटू वेनेजुएला। तो वेनेजुएला एक कंट्री थी जिसमें ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी होता है, और ऑयल की वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहते थे कि ऑयल प्रोडक्शन से उनकी इकोनॉमी चलती थी। हुआ ये है कि राइटर ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला में एक गवर्नमेंट है, एंड दैट गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय मिस्टर मैडुरो, ये हेड कर रहे थे। लेकिन यूएस ये कोशिश करता है कि जो अपोजिशन है, जुआन ग्वाइडो, वो चाहते हैं कि इनके लीडरशिप में वहाँ पे नई गवर्नमेंट बन जाए, तो इसीलिए यूएस वहाँ पे इंटरफेयर करता है। एंड यूएस इंटरफेयर करने की वजह से वहाँ वेनेजुएला में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसको काउंटरमाइन करते हैं। यूएस ये कहता है कि भाई वहाँ का इलेक्शन बिल्कुल सही नहीं हुआ है, हालांकि वहाँ बाकी जो लोग हैं, लोकल पार्टीज़ हैं या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ के, या वहाँ का इलेक्शन कमीशन है, वो सर्टिफाई करता है कि जो भी इलेक्शंस हुए हैं दैट इलेक्शन इज़ राइट, कोई रिगिंग उसमें नहीं हुई है ना। उसकी वजह से इन सब का रीजंस दे के यूएस जो है वहाँ पे ये कर देता है, वहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब हुआ ये है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिर गए, और ऑयल के प्राइसेस गिर जाने से, और वेनेजुएला की जो पूरी इकोनॉमी थी वो डिपेंड करती थी डॉलर्स पे, यानी कि क्रूड ऑयल को सेल करो और उससे पैसा उसको मिलता था। और उसकी वजह से, इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से, ऑयल प्राइसेस कम हो जाने की वजह से वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो गिर गई है, इकोनॉमी में इफेक्ट हुआ है। हालांकि जो वहाँ के हेड हैं ही इज़ ट्राइंग कि वो इम्प्रूव हो, और ये रहा है थ्रू आउट, जितने भी जॉर्ज बुश से ये शुरू हुआ था, तो जॉर्ज बुश से लेके अब ओबामा और ट्रंप पूरे के टाइम पे हमने यही देखा।
और वहाँ का रीज़न ये है कि वहाँ पे जो बोलिवेरियन रेवोल्यूशन हुआ था, एक तरीके से सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट टाइप के आइडियोलॉजी थी, उस तरफ वेनेजुएला का झुकाव था, जो पहली गवर्नमेंट थी। और उन उसकी वजह से ये चाहता था यूएस और इसमें बीच में वो रहा है, हरदम एक डिस्प्यूट रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़िए। इसको एक है ह्यूगो चावेज वहाँ के हेड थे, और बात हुआ है बोलिवेरियन रेवोल्यूशन और चाविज्मो। तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ें, और क्या है ये बोलिवेरियन रेवोल्यूशन क्या है, एंड दूसरा ये है चाविज्मो जिसे बोलते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल थ्योरी का एक टर्म है, पॉलिटिकल साइंस का, तो दैट यू शुड बी नोइंग। जब आप इसको मालूम करेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक होगी। इसको पढ़िएगा। लेकिन वेनेजुएला इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट। तो इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत की भी तेल पे, क्रूड ऑयल पे काफ़ी डिपेंडेंसी बनी रहती है। भारत काफ़ी इंपोर्ट जो है, उसके इंपोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट क्रूड ऑयल मतलब तेल है। अभी हम गल्फ़ कंट्रीज से अभी करते हैं, बट वेनेजुएला इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स जो कि तेल को एक्सपोर्ट करता है। ओके, नाउ दिस इज़ वन न्यूज़। ये है पूरा लक्षद्वीप जो आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड को कनेक्ट किया जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर से, अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर, अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया जाएगा। लक्षद्वीप में टोटल 11 आइलैंड्स हैं। इन सारे आइलैंड्स को 2023 तक कोची से, जो है केरला में है, उससे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी लक्षद्वीप के आइलैंड से उनमें मिले, और वहाँ पे जो भी बिजनेसेस हैं या एजुकेशंस हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उसमें बढ़ावा मिले। और एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इसमें अगस्त में, जब अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स थे उनको कनेक्ट किया जा रहा था। चेन्नई से कनेक्ट कर रहे थे सबमरीन केबल के थ्रू, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अंडमान निकोबार में भी सही हो जाए। और ये करते हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करके। नाउ लक्षद्वीप में टोटल 11 आइलैंड्स हैं, तो कारावती है, कल्पेनी है, मिनिकॉय एक्सेट्रा। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप, आप जाइए मैप में देखिए कि लक्षद्वीप कहाँ पे है एग्जैक्टली, एंड देन यू टेल मी द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कौन है और लक्षद्वीप का हेड कौन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या लेजिस्लेटिव हेड लक्षद्वीप का कौन है, आप वो बताएंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा ई गवर्नेंस और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपके नोट्स में जाना चाहिए। अंडर सी वाटर केबल का इस्तेमाल करके लक्षद्वीप को कनेक्ट कर रहे हैं। लक्षद्वीप के ये आइलैंड्स हैं। एंड एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, और ये क्या है जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, हु इज़ द हेड ऑफ दैट। Now this is regarding NIA, National Investigation Agency and खालिस्तानी एक्टिविस्ट। ना ये टर्म आपको मालूम होना चाहिए, रेफरेंडम 2020। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है और ये बार बार अभी फिलहाल न्यूज़ में भी है। तो रेफरेंडम 2020 एक तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन एज इन एक पूरा इस तरह रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया था, विच वॉज ड्रिवन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यूएस, कनाडा, यहाँ से यूके, यहाँ से इसको ड्राइव किया गया था। और इसमें कुछ लोग थे जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो खालिस्तानी मूवमेंट क्या है? तो खालिस्तानी मूवमेंट बेसिकली 80s 90s के दशक में एक अलग खालिस्तान कंट्री बनाने की डिमांड रेस की जा रही थी। और इस जो सेपरेट कंट्री बनेगी, ये बनाने की डिमांड थी। पंजाब का कुछ एरिया था, और इनिशियली जब ये प्रपोज़ किया गया था तो इसमें लाहौर का भी जो एरिया था उसको भी प्रपोज़ किया गया था। तो लाहौर के एरिया में ही एरिया ही है जहाँ पे कि ननकाना साहब, जहाँ पे कि गुरु नानक जी, जो सिखों के पहले गुरु रहे, गुरु नानक जी, उनका बर्थ प्लेस है ननकाना साहब, वो लाहौर के पास में है, उसको भी इंक्लूड करने की बात थी। और करतारपुर साहब जिसे कहते हैं, जहाँ पे कि फाइनली जो गुरु नानक जी थे वो आके चारों तरफ करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद में जहाँ सेटल हुए थे, जहाँ पे प्रीचिंग भी दी थी, करतारपुर साहब गुरुद्वारा जिसे बोलते हैं, वो भी है, वो भी पाकिस्तान में है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, हरमंदिर साहब जिसे गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं अमृतसर में, वो भी पार्ट इंक्लूड हो जाए। वो
तो इन सभी पार्टों को इंक्लूड करके एक खालिस्तान स्टेट कंट्री की डिमांड पहले प्रपोज थी जब भारत का पार्टीशन हो रहा था, तो एक ये प्रपोज था। और उसके बाद 80s एंड 90s में फिर ये दोबारा शुरू हुआ खालिस्तान मूवमेंट। और इसी खालिस्तान मूवमेंट के तहत एक जो सिख है, एक अलग सिखों के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड की जा रही थी पंजाब के आसपास। और इसमें जो सपोर्ट था वो आईएसआई का भी पूरा सपोर्ट था। आईएसआई क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की। तो वो चाहती थी कि भारत का ये क्यों शुरू हुआ? शुरू हुआ कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, वो अलग हो गया। और वो 1971 में 1971 में पूरी लड़ाई हुई। लड़ाई के भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, और वॉर के बाद में बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान था पहले वो। तो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने फिर ये किया, आईएसआई ने, कि भारत के भी पार्ट को अलग करेंगे। और उन्होंने इस्तेमाल किया ये खालिस्तान का एजेंडा, एंड देन उसको फंडिंग भी करते थे। और ऐसे कई लोग जो बाहर में रहते थे उनको फंडिंग करके, ब्रेन वॉश करके भारत में एक बहुत लंबे अंतराल तक, पूरे 80s एंड मिड 90s तक एक जो है इस तरीके का माहौल बना दिया, मिलिटेंसी का, टेररिज्म का माहौल बना दिया पंजाब के पार्ट में। और ये काफ़ी टाइम तक रहा, और काफ़ी इसमें जाने भी गई, काफ़ी जाने गई, धर्म के आधार पे लोग मारे गए, एक पूरा ये चला। और उसी में जर्नैल सिंह भिंडरवाला, जिसके बारे में आप नाम सुनते हैं अभी, तो वो सब उसके उस समय के लोग थे। तो बट दैट्स अ हिस्ट्री। बट हिस्ट्री में ये हुआ कि वो जो मूवमेंट था वो डाई डाउन हो गया धीरे धीरे, और पंजाब में फिर से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ गई, और वो मूवमेंट इंडिया के अंदर डाई डाउन हो गया। बट जो लोग थे वो कुछ लोग इससे कनेक्टेड, और स्पेशली पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, वो चाहती है कि भारत में डिस्टेबलाइज हो भारत का वो एरिया। तो वो उसका इस्तेमाल करके, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया कि उसको पूरा हवा देते रहे, इंस्टिगेट करते रहे ऐसे लोगों को। तो रेफरेंडम 2020 किया गया, और इसमें यह था कि पूरे वर्ल्ड ओवर के जो सिख थे उनसे रेफरेंडम करा के कि खालिस्तान बनाने के लिए ये यूज़ किया जाए। तो ये कहाँ पे मेजर चलाया गया, इसके सपोर्ट में रैलीज भी की गई, कनाडा में, यूएस में, यूके में प्लान किया गया रैली करने का। तो कई जगह पे तो इसको रोक दिया गया, लेकिन कई जगह पे सीक्रेटली उन्होंने रैली की भी। सो इंडिया ने जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उन्होंने यूएपीए के तहत टेरर केसेस रजिस्टर्ड किए, एंड इसमें चार्जशीट किया है। जो इस तरीके के 15 लोग हैं करीब, कुछ लोगों को इसमें वो किया है। ओके, अब इसमें क्या है, देखिए एक और आप चीज़ समझ लीजिए। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं ये एम्पावर है कि अगर देश के बाहर भी कोई अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकती है। और कौन से एक्ट के तहत? यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटेशन एक्ट के तहत। और इंडिया ने जो इसी यूएपीए एक्ट के तहत इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। जो इंडिविजुअल्स है उनको टेररिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों को टेररिस्ट के रूप में डेजिग्नेट कर सकती है। बहुत पावरफुल एक्ट है यूएपीए। तो यूएपीए एक्ट के तहत ये है सिख फॉर जस्टिस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। ओके, ये क्लियर है। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि इसके कुछ मेंबर्स हैं वो बेसिकली भारत से पार्ट अलग करके खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए सोशल मीडिया वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आईएसआई का इस्तेमाल करके, या ये जो सिख फॉर जस्टिस, ये जो पूरा एसोसिएशन है, ये क्या कर रहे हैं कि ये भी कोशिश करते हैं कि जो इंडियन आर्मी में सिख पर्सनल है, जो सिख लोग हैं भारत में, इंडियन आर्मी में जो सिख रेजिमेंट है या हैं, उनको म्यूटनी के लिए, देशद्रोह के लिए उकसाने का काम करते हैं। और कश्मीर में भी जो यूथ है, जो नए लोग हैं, उनको रेडिकलाइज करने के लिए, भारत के खिलाफ काम करने के लिए वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा एनआईए का कहना है। और ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर को भी भारत से अलग कर लिया जाए, इस सब के लिए काम करते हैं। ये जो एनआईए ने ये सब चार्जशीट में दिया है। और इसमें से जो कुछ लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों के नाम है, पन्नू है अमृतसर से, एक हरदीप सिंह निज्जर जालंधर से, इनकी प्रॉपर्टी है इंडिया में। तो एनआईए जो यूएपीए एक्ट है उसके सेक्शन 51 के तहत इन सब की प्रॉपर्टी अटैच भी करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा मूवमेंट मैंने आपको समझाया, इसमें और भी आप स्टडी कर सकते हैं कि ये क्या है पूरा मूवमेंट, बिकॉज ये आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें सही चीज़ें मालूम रहे।
और इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये मैंने ये कर दिया हाईलाइट, फॉरेन बेस्ड खालिस्तानीज, मतलब जो ये मूवमेंट है ये भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की शह पे ये कोशिश कर रहे हैं भारत के लोगों को भड़काने की, स्पेशली जो सिख हैं, जिससे कि भारत में जो है डिस्टर्बेंस बना रहे और भारत की डेवलपमेंट ना हो, सिक्योरिटी चैलेंजेस बने रहे। तो ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये खालिस्तानी मूवमेंट, रेफरेंडम 2020 क्या है और कहाँ के लोग इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, किस तरीके से, और इनका मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या तरीका है। तो तरीका भी ये जो एनआईए ने बोला है ये बड़ा खतरनाक तरीका है कि भारत के इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उन्हीं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी, कहीं भी आपको ज़रूरत हो, आम जीवन में ज़रूरत हो तो आप अपना पक्ष रख सके, और किसी को अगर भड़काया जा रहा है सोशल मीडिया पे कहीं पे, तो आपको ये ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आईटी सेल है, सोशल मीडिया सेल है, वो भी फेक प्रोफाइल बना के देश को डिवाइड करने के लिए रिलीजन के आधार पे वो कमेंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी आप उसका रिप्लाई करें या उस पर कमेंट करें तो ये ध्यान जरूर रहे कि बाहर के लोग काफ़ी इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया है। रेस्ट अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आप इसमें और थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी उसमें बिल्कुल रहे ना। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में क्वाड आपको मालूम होगा, मैंने कई बार बता दिया। क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, और एक ये ग्रुपिंग इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को के एरिया में ये ग्रुपिंग बनी है। और इस ग्रुपिंग का ऑब्वियसली मिलिट्री एक्सरसाइज से लेके आगे इकोनॉमिक इस में भी इंटरेस्ट इनका हो सकता है। और व्हाट इज़ द मेन थिंग, मेन थिंग ये है कि इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज कई इंडिया ने किए हैं, और इंडिया और इसका जो क्वाड का मेंबर है अमेरिका, तो अमेरिका के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज है, और एक बेका जो है वो भी डील की गई है, जिसके तहत इंडिया और यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। और इससे पहले एक डील हुई थी जिसमें कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे का बेस इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूलिंग वगैरह के लिए। सो इंडिया यूएस कैन यूज़ इंडियाज़ का बेस इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूलिंग के लिए, और इंडिया जो है जिबौती वगैरह में जो यूएस का जो बेस है, तो इंडियन शिप वगैरह फ्यूलिंग मतलब तेल वेल भरवाने, ये सब भरवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओशियन में लंबी यात्रा करते हैं तो फ्यूल आपको ज़रूरत हो तो इंडिया वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जो यूएस के बेस है जिबौती अफ्रीका में, तो आप वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो बेसिकली एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि रशिया जो है, रशिया ने ये कहा है, सर्गेई लेवरोव इसके मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका रशिया और चाइना के खिलाफ एक्शन के लिए, रशिया और चाइना के खिलाफ। तो रशिया एंड चाइना के बीच में अच्छा रिलेशन है, तो ये कहा है इसके मिनिस्टर ने। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जनरली रशिया और भारत के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इवन ड्यूरिंग नाटो टाइम्स, जब कोल्ड वॉर था उसमें भी भारत रशिया के ज़्यादा क्लोज था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे इंडिया जो है अमेरिका के साथ में उसके अच्छे रिलेशंस हुए हैं, और क्वाड वगैरह का पार्ट इंडिया बना है। ये भी बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले हमने बात किया था एससीओ की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और रशिया दोनों ही हैं चाइना के साथ में। इसके अलावा ब्रिक्स का भी पार्ट है दोनों ही कंट्रीज़, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, चाहे हथियार वगैरह, जैसे पूरे मिग सीरीज़ है वो रशिया से ख़रीदा हुआ है। तो ये भी हैं इम्पॉर्टेंट। तो ये कमेंट्स आना रशिया से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि रशिया के भारत के अच्छे संबंध में रशिया इस तरीके से कह रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत है। और ये भी रशिया ने कहा है कि ये क्वाड भारत के अमेरिका के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन जो इंडिया का हो रहा है, उससे इंडिया रशिया का टाई इफेक्ट हो सकता है, ऐसा रशिया ने बोला है। ना इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि जो भारत है, भारत के ने डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया ने रिस्पॉन्स ये किया है कि चाइना जो कर रहा है इंडिया में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके, उसमें रशिया ने कोई कमेंट नहीं किया है। तो रशिया जब तक वो चीज़ें अप्रिशिएट नहीं करता है, तो रशिया को भी कोई अधिकार नहीं है। भारत और अमेरिका दूसरी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन होने का मतलब ये नहीं है कि रशिया के साथ ख़राब रिलेशन है। और रशिया को अगर बात करनी है तो चाइना के ऊपर बात करनी चाहिए, जिस तरीके से चाइना लद्दाख में
एग्रेशन दिखा रहा है तो उसको भी कंडेम करना चाहिए। अदरवाइज रशिया के इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो ये इंडिया का अनऑफिशियल जो पुराने जो एक्सपर्ट्स रहे उन्होंने किया है, बट ये हमारी जानकारी में रहना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन खासकर भारत से रिलेटेड जो हो रहा है दैट शुड बी इन आवर नॉलेज। ओके, ना एक ये न्यूज़ है, इसमें है पुलवामा से, इसमें बस एक छोटी सी है, अल बदर मिलिटेंट। अल बदर आपको मालूम होना चाहिए कि अल बदर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान रहे, बस इसमें इतनी न्यूज़ है हमारे पास। ये एक न्यूज़ है, मीज़ो नेशनल फ्रंट को जीत मिली है। माय क्वेश्चन इज कहाँ पे मिली है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में। मैंने आपसे क्वेश्चन पहले ही पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल या कौन सा शेड्यूल, कौन सा सेक्शन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करता है, बनाने की बात करता है, ये क्या होते हैं और कौन से सेक्शंस के तहत इनका गठन होता है। ये मैंने पहले बात भी की थी, तो यू राइट इनटू द कमेंट्स किसके तहत ये होता है, इसका गठन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट इज कि इंडिया की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजन, जो गूगल पे वगैरह लेके आए हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में इनके ऑपरेशंस को रेगुलेट किया जाए या इनको फाइनेंशियल सेक्टर में अलाउ ना किया जाए। तो हमें ये ध्यान रहे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में कि जो ये गूगल पे वगैरह या फिर इस तरीके से जिसे वॉलेट बोलते हैं, वॉलेट, ई वॉलेट वगैरह जिसे भी हमें बोलते हैं, वो अलाउ कर दिया इंडिया ने कि सभी अपना अपना पेमेंट सिस्टम लागू कर लें। तो लागू करने से इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लीगल एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो उसी के लिए हाई कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा है क्या फ्रेमवर्क बनाया जाए। So this is very important. Let's see what happens in that. Now this news is regarding country of origin. तो एक चीज़ ध्यान रहे कि इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में ये कहा है कि जो भी सामान बेचे जा रहे हैं ई कॉमर्स वगैरह पे या बाहर से सामान आ रहे हैं उसमें कंट्री ऑफ ऑरिजिन के बारे में बताए। मतलब अगर आपको अमेज़ॉन पे अगर कोई सामान बिक रहा है तो क्या अमेज़ॉन ने ये बता रहा है कि वो कंट्री ऑफ ऑरिजिन उसका क्या है? तो ये भी कोर्ट ने पूछा है इंडियन गवर्नमेंट से कि ऐसा तो नहीं कि चाइना ही, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह चाइना ही अपना पूरा सामान बेच रहा है। तो ये जानकारी यूजर्स को होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो कौन सी कंट्री से वो आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। कोई शर्ट ले रहे हैं अमेजॉन पे तो उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है, क्या है। सो उसके बारे में पूछा है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट रूल, कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल आपको पता होनी चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, एंड मोर यू कैन स्टडी एंड राइट इनटू द कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल एग्जैक्टली क्या है और अगर वो ना होने पे क्या उस पर पनिशमेंट्स या एक्शंस हो सकते हैं। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग द एनआरसी, ये असम एनआरसी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ रिगार्डिंग द असम में जो एनआरसी कंडक्ट हुआ था। तो बेसिक आपको बता दें कि असम में 1951 में एनआरसी हुआ था, एनआरसी बना था। और एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन से उनका रजिस्टर बना हुआ था, तो एक डेटाबेस बना था। तो 1951 में बना था, शुरू हुआ था। और ये बताने के लिए कि कौन से लोग असम में पैदा हुए हैं और मतलब इंडियन है, और कौन से लोग ईस्ट पाकिस्तान से, आज़ादी के बाद में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से माइग्रेट होके आए हैं, ये बताने के लिए। फिर उसके बाद 1980s में इसको अपडेट करने की बात हुई, जिससे कि जो असम के रहने के लोग हैं वो मालूम चले और असम के बाहर के लोग हैं वो आइडेंटिफाई किए जाए। फिर उसके बाद 2009 में एक पेटिशन पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाए। और ये एक्सरसाइज फिर हुई, और ये एक्सरसाइज होने के बाद में अब जो फाइनल लिस्ट आई 2018 में, उसमें 3.3 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए। और इस 3.3 करोड़ लोगों में से 19 लाख, अराउंड 19 लाख ऐसे हैं जो इस एनआरसी में नहीं है। मतलब वो असम के रेसिडेंट या इंडिया के रेसिडेंट के में उनके डिस्प्यूट है, वो या तो रेसिडेंट नहीं है, भारत के नहीं है, फॉरेनर है वो, या उनके बारे में डेटा नहीं है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि जो लोग एनआरसी में आए उसमें भी अराउंड फ्यू थाउजेंड, कुछ हज़ार लोग हैं, 4,800 लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया के नहीं हैं लेकिन उस लिस्ट में आ गए हैं। तो उस लिस्ट को दोबारा वो सही कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआरसी को लेके कई बार रहता है। तो असम में एनआरसी हुई है
और पहले से चली आ रही है, अब जाके 2 साल पहले जाके कंक्लूड हुई है, और उसमें अराउंड 19 लाख लोग उस लिस्ट से बाहर है। उनका नाम आया है कि वो इंडियन के सिटीजन नहीं है, वो फॉरेनर हैं, लेकिन वो लोगों के पास ये है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाके वो अपील कर सकते हैं, और उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडिया के सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं, तो उनको एक और मौका दिया गया है। उनकी सुनवाई फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में चल रही है। तो ये है एनआरसी से रिलेटेड, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से रिलेटेड। ओके, तो ये हो गया उससे। नाउ छोटी छोटी न्यूज़ हैं। ये यूरोपियन यूनियन के बारे में ऑलरेडी हमें मालूम है कि ब्रेक्सिट के बाद में ब्रिटेन और यूयू के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील के बारे में बात हो रही है ना। एक यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, यूरोपियन कमीशन। तो ईयू जब है, ईयू में बहुत सारी चीज़ें हैं, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। ईयू का कोर्ट भी है, ईयू का कमीशन है, एक पार्लियामेंट है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। तो नाउ टुडे आई विल आस्क यू, यूरोपियन कमीशन क्या होता है, ब्रुसेल्स में व्हाट इज़ यूरोपियन कमीशन, तो वो आप ज़रूर इसको बताइए। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन में है ईरान। ईरान का जो न्यूक्लियर डील हुआ था 2015 में, तो ईरान हैज़ सेड कि जो नई गवर्नमेंट आएगी अमेरिका में, तो उसके आने पे वो दोबारा वो न्यूक्लियर डील है उसमें जाना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं। पहले बता चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूक्लियर डील ख़त्म कर दिया था आने के बाद में, बट जॉय बाइडन ने कहा है कि अगेन दे कैन गो बैक टू दैट सेम न्यूक्लियर डील। उसके जो शर्तें थे उसमें जाएंगे, उसमें सैंक्शंस हटेंगे कुछ, और जो ईरान है वो अपना जो कर रहा था, एनरिचमेंट कर रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट है, उसको बंद कर देगा उसके बदले में, और जो कंट्रीज़ है वो उसके सैंक्शंस को हटा देंगे। नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू, कल भी मैंने बताया था कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने एक कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी लिस्ट बनाई है, और सीपीसी लिस्ट में ये रिलीजन बेसिस पे है, जहाँ पे कि रिलीजियस परसिक्यूशन है या जो रिलीजन के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, उन कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है, रिलीजियस फ्रीडम जहाँ पे कम है या जहाँ पे अफेक्ट हुए हैं। और कल मैंने बताया था कि इस लिस्ट में कंट्रीज़ बताई थी, म्यांमार, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कल मैंने कहा भी था कि इन कंट्रीज़ को आप मैप में देखेंगे और इनके कैपिटल्स आप लिखेंगे, क्योंकि इसको जब तक आप मैप में देखेंगे नहीं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों रिलीजियस फ्रीडम में क्यों वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों इस लिस्ट पे रखा गया है। और इसमें इसके आप आज इस एक्सरसाइज को करेंगे अगर नहीं किया है, कि इन सारी कंट्रीज़ को यू विल फाइंड इन द मैप, वर्ल्ड के मैप में आप देखिए और इनकी कैपिटल आप लिखेंगे कमेंट्स में। और कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको वॉच लिस्ट में रखा गया, कौन सी, कॉमरोस, क्यूबा, निकारागुआ एंड रशिया, तो इनकी भी कैपिटल्स आप लिखेंगे एंड मैप में यू विल फाइंड आउट। ऑब्वियसली रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये आपको पता होगा, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ नहीं पता है उनको ज़रूर आप लिखिए। ओके, नाउ इसी में इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, तो यूएस ने ये कहा है, यूएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया के क्या कमेंट्स है, तो ये कहा गया कि इंडिया में भी चाहे कुछ कानूनों को लेके इंडिया भी है वो रडार पे है, बट इंडिया में इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ इतना कोई कंसर्न नहीं है जिससे कि इंडिया को इस लिस्ट में रखा जाए। बट इंडिया पे जो भी अगर कोई रिलीजियस फ्रीडम या कोई रिलीजियस आधार पे कोई दंगा होता है तो यूएस जो है उस पर कमेंट करता रहेगा और इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उस इशू को ज़रूर रेस करेगा। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू है सीए को लेके, जिससे जो अमेरिका इंडिया के साथ उठाते रहा है, बट इंडिया जो है इस लिस्ट में नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। ओके, एक कोरोना से अगेन है, यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने चाइनीज़ कोरोना वैक्सीन है साइनोफार्म, उसको अप्रूव दे दिया है। तो ये वैक्सीन का नाम याद रहे, साइनोफार्म है, कोरोना की वैक्सीन है, 86% एफिशिएंसी है और चाइना से है ये, और यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने इसको अप्रूवल दे दिया है। सो ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा फॉर कोरोना कंट्रोल। ओके, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये है एक छोटा सा इजराइल से रिलेटेड है। इजराइल पार्लियामेंट, इजराइल के पार्लियामेंट को, भारत का पार्लियामेंट है संसद जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इजराइल का जो पार्लियामेंट है इसको नेसेट बोलते हैं, ये आपको याद रहे। न्यूज़ कुछ और है बट वो हमारे काम की नहीं है, बट हमें इतना सा ही याद रहना चाहिए कि इजरायली पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। ओके,
नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग फ्रांस में बात हम लोग कई बार कर रहे हैं। तो फ्रांस एक नया कानून लाने जा रहा है जो रेडिकल इस्लामिज़म के खिलाफ होगा। उसके खिलाफ एक नया कानून लाने की बात कर रहा है। रेडिकल इस्लाम के खिलाफ कानून ला रहा है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में बहुत ही स्टैबिंग इंसिडेंट्स भी अभी हुए हाल में। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन उसमें कंसर्न्स भी ये है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ कोई कानून आ रहा है तो उसमें कंसर्न्स भी रहते हैं। सो लेट्स सी किस तरीके का कानून होता है, बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द न्यूज़। नाउ दिस इज रिगार्डिंग नॉर्मल इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स में आज एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, डेली हम देखते हैं। नाउ यू टेल मी व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी। सेंसेक्स हम सुनते हैं बार बार और निफ्टी भी सुनते हैं, बट कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेंसेक्स और निफ्टी। तो आप जरूर आज ये आंसर करिए कि सेंसेक्स क्या है, किन चीज़ों से बना है सेंसेक्स, और निफ्टी क्या होता है। तो यू राइट इन टू द कमेंट्स दैट पर्टिकुलर थिंग। एक ये न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक नेशन एक राशन कार्ड। तो एक ये स्कीम कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने शुरू की थी कि आप एक राशन कार्ड बनाओ और कहीं पे भी, जनरली होता है क्या है कि एरियाज़ वाइज होता है कि आप राशन की दुकान है आपकी, वहाँ पे एक राशन कार्ड से वहीं पे राशन मिलता है। तो एक ये स्कीम की बात कही गई थी कि कहीं पे भी आप राशन कार्ड बना लो और उसको जो स्टेट्स है जो पार्टिसिपेटिंग है इसमें, उसमें आप कहीं पे भी जाके राशन ले लो। तो न्यूज़ ये है कि सेंटर ने इनको जो ऐसे 9 स्टेट्स हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड का पार्ट है, उनको 23,000 करोड़ रुपए दे दिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप आंसर लिखेंगे कि पहला चीज़ तो मैंने रफली आपको बताया कि क्या स्कीम है ये, थोड़ा और आप इसमें पढ़ के आप लिखिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, ये स्कीम ये क्या है एग्जैक्टली और डिटेल में इसको आप देखिए क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, एंड देन ये कौन से स्टेट्स हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या फ़ायदे ही ज़्यादा होंगे, और अगर कुछ नुकसान हैं तो वो क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे इसमें ज़्यादा होंगे। तो यू मस्ट राइट, अगर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, तो इसका आंसर्स आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़िए वन, और उसको कमेंट्स में आप लिखिए इसको, इसके आंसर को। ओके सो ओके नाउ आज एक स्पोर्ट्स में भी है हमारे पास। स्पोर्ट्स में आपको ये ध्यान रखिए, फिक्की का अवार्ड दिया है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, फिक्की अवार्ड सेरेमनी में। तो इसमें दिया है, शूटर है वलरीवन शूटर और रेसलर बजरंग पूनिया, इन दोनों को मिला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। कहाँ से मिला है? फिक्की इंडिया अवार्ड्स। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो ये है कि फिक्की, व्हाट इज़ फिक्की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, और दूसरा ये जो नेम है ये आपको आपके नोट्स में होना चाहिए कि कहीं भी आ सकता है कि मैचिंग में आ जाता है कि बॉक्सिंग रेसलिंग बजरंग पूनिया शूटर, ये इसमें मैच में आ जाए, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में याद रहे, एंड देन ये आप जरूर लिखिए कमेंट्स में कि वर्ड इज़ फिक्की, इसका फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट इट्स सपोज टू डू। चूँकि हमारे सामने आया है तो हम इसको आज ही क्लियर कर लेंगे कि ये क्या होता है। एंड देन बार बार ये भी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बार बार ये न्यूज़ में आता है स्पोर्ट्स में चैम्पियंस लीग के बारे में। सो व्हाट इज़ चैम्पियंस लीग, आप 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो व्हाट इज़ चैम्पियंस लीग और इसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, और कहाँ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप ज़रूर लिखिएगा चैम्पियंस लीग के बारे में। ओके सो दैट्स ऑल। स्पोर्ट्स में भी कुछ क्वेश्चंस थे तो ये भी हम आंसर्स कर लेंगे। इकोनॉमी दैट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, और कई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज के उसमें, तो आप ज़रूर उसको आंसर करिएगा, या फिर एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर ज़रूर बनाइए कि ओके हम इसको इस रूप में आंसर करेंगे। मेजर पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर लिखिए, अगर डिटेल आंसर अगर लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो उसके पॉइंटर्स ज़रूर लिखिए कि ये पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स। एंड जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं तो उसको मैं आई एम रेगुलरली सीइंग दोस आंसर्स, अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है। ओके थैंक यू।